मोल अंश का मात्रक क्या होता है? तो कोई बता सकता है कि मोल अंश का मात्रक क्या होता है? ये इसलिए क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं इसको, क्योंकि बहुत बार पूछा गया और बच्चे इसमें कंफ्यूजन होते हैं। तो मोल अंश का मात्रक क्या होता है बेटा? यदि हम इसका आंसर देखेंगे तो इसका मात्रक नहीं होता है मोल अंश का, है ना। मोल अंश या मोल प्रभाज भी इसको कहते हैं, हम दूसरा नाम इसका यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है, इसको मोल प्रभाज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मोल प्रभाज भी कहा जाता है। तो मोल प्रभाज का मात्रक क्या है? तो इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना, ये याद रखना आपको। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ज्वेटर आयन क्या है? क्या है ज्वेटर आयन? कितने बच्चों को मालूम है ज्वेटर आयन क्या है? ये बताना आप लोगों ने। क्या है बेटा ज्वेटर आयन? ज्वेटर आयन क्या है? कोई बताएगा? जल्दी से बताना है। आप थोड़ा बोलने का प्रयास भी करो बेटा, है ना। जितना बोलोगे उतना क्या होगा, रिवीजन होगा आपका। क्या क्या है ज्वेटर आयन? ज्वेटर आयन का फॉर्मूला बताओ। यहाँ पे होगा CH3, है ना, फिर CH होगा और इस पर NH2 लगा, NH3 होगा प्लस, और प्लस क्या होगा, COO माइनस। ये है बेटा ज्वेटर आयन। इसको हम ज्वेटर आयन कहा जाता है ना। इसको हम क्या कहते हैं? ज्वेटर आयन कहते हैं। ये दूसरा हमारे पास एक अल्फा अमीनो एसिड है। दूसरा क्या बेटा? अल्फा अमीनो एसिड। CH3CH, यहाँ पर आता है COOH और यहाँ पर आता है NH2। किस विधि द्वारा हम इसको बना सकते हैं बेटा? कौन सा मेथड है जिसके द्वारा अल्फा अमीनो एसिड बनता है? कौन सी विधि है, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है जिसके द्वारा ये बनता है? किसके द्वारा बनाते बेटा हम इसको? अल्फा अमीनो एसिड किसके द्वारा बनाते हैं? कौन सी अभिक्रिया है, नाम बताना उसका। अरे 2 4 5 दिनों से हम रिवीजन कर रहे हैं, केवल क्वेश्चन का पैटर्न बदला मैंने कि इस टाइप से दूसरे प्रकार से पूछा। कौन सी अभिक्रिया है जिसके द्वारा ये बनता है? अल्फा अमीनो एसिड किसके द्वारा बनता है? बताओ बेटा। अच्छा, स्ट्रीकर अभिक्रिया क्या है? स्ट्रीकर अभिक्रिया बताओ तो बेटा, स्ट्रीकर अभिक्रिया में क्या होता है? जल्दी बताओ। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जल्दी बताओ बेटा। महादेव बताओ तो। महादेव है? निशा तू बता बेटा। बहुत दिनों से बोल ही नहीं रही निशा। मैं क्या कह रहा हूं बताओ तो। स्ट्रीकर अभिक्रिया बतानी। स्ट्रीकर अभिक्रिया क्या है? क्या बेटा स्ट्रीकर अभिक्रिया क्या है? किसे कहते हैं स्ट्रीकर अभिक्रिया? कृष्णा तुम बताओ बेटा। एल्डिहाइड से अल्फा अमीनो एसिड। हाँ बिल्कुल, एल्डिहाइड से अल्फा अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो एल्डिहाइड लेना हमने, 2 मॉलिक्यूल लेना, वेरी गुड नमन, CH3CHO, है ना। और यहाँ पर क्या लेंगे? CH3CHO। ये लेते क्या? नहीं, यहाँ पर क्या होता है, CH3CHO लेते हैं और उस पर किसकी रिएक्शन करवाते हैं? NH4Cl। बिल्कुल, वेरी गुड, CH, बहुत बढ़िया। ऐसे बोलना बेटा तभी पता लगेगा, है ना। यहाँ पर क्या लेंगे हम? NH4Cl लेंगे और प्लस क्या होगा साथ साथ में, और क्या रिएक्शन करवाएंगे? NaCl। हाँ, NaCN की रिएक्शन। अब अच्छा लग रहा है ना। आप लोगों को बोलना है, इससे प्रैक्टिस होगी। जितना जल्दी जल्दी बोलोगे फटाफट होगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या बनता है, देखो CH3 और यहाँ पर CH, इस पर क्या आएगा? यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा NH2 और यहाँ पर आएगा CN। तो आपको आना चाहिए कि जो अल्फा अमीनो एसिड किससे बनता होगा। तो अल्फा अमीनो एसिड तभी तो याद रहेगा। अल्फा अमीनो एसिड स्ट्रीकर
अभिक्रिया द्वारा बनता है, और प्लस यहाँ पर क्या होगा, NaCl निकल जाएगा, NaCl निकल जाएगा, है ना। फिर इस पर हम क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करते हैं, CH3 CH, और यहाँ पर Cn है, और यहाँ पर NH2 है। ये स्ट्रीकर अभिक्रिया बेटा, और प्लस H2O लेते हैं, तो ये याद रखना आपको। और ये क्या बना देगा, CH3 CH। तब रिएक्शन का कोई फायदा ही नहीं है, आपने एक ही तरह याद किया हुआ वो, ठीक है ना। इसको कई मेथड से हम कर सकते हैं, प्लस NH3, इसमें अमोनिया निकल जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, स्ट्रीकर अभिक्रिया द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड्स को बना सकते हैं, ठीक है, राइट। तो ये ध्यान भी रखना साथ साथ में, ये रिवीजन ऐसे भी चलता रहेगा। लिगेंड्स क्या है बेटा, लिगेंड्स किससे कहते होंगे, लिगेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया, लिगेंड्स, लिगेंड किसे कहते हैं, किसी को मालूम है। सिंपल हम एक शब्द में मैंने कहा लिगेंड क्या होते हैं, यदि आपको याद न रहे तो परिभाषा के रूप में हम सिंपल क्या कह सकते हैं कि लिगेंड्स किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देता है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म को देने वाला। यहां पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाला। अभी किसको देता है इलेक्ट्रॉन युग्म, ये देता है सेंट्रल मेटल आयन को, आयन या एटम को, सेंट्रल मेटल केंद्रीय धातु परमाणु को, जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो है केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं उसे लिगेंड कहते हैं। सिंपल भाषा में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन यदि पूरी परिभाषा लिखेंगे तो देखो, किसी उपसहसंयोजी यौगिक, इसका आंसर यहां पर देखो, मान लीजिए हमारे पास कोई उपसहसंयोजी यौगिक है, किसी उपसहसंयोजी यौगिक में वह आणविक और आयनिक स्पीसीज, या तो आणविक होगा या आयनिक स्पीसीज होगी, जो केंद्रीय धातु परमाणु, देखो ये मैंने कहा था CMI को, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देता है या दान करके उसके साथ क्या बनाता है, उपसहसंयोजी बंध बनाता है, ठीक है ना। उसको इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और उसके साथ क्या बनाएगा, उपसहसंयोजी बंध बनाएगा। तो इसको अलग अलग पॉइंट्स में याद करो, ठीक है ना। कैसे याद किया जा सकता है, इसका तरीका ये होता है, छोटे छोटे पार्ट में करेंगे, है ना, तो ये हमें जल्दी याद रहेगा। यहां पर क्या लिखेंगे, किसी उपसहसंयोजी यौगिक का में, किसी उपसहसंयोजी यौगिक में, ठीक है ना। अब उसमें क्या लिखना है, वहां आणविक और आयनिक स्पीसीज, आणविक भी हो सकता है और आयनिक स्पीसीज भी हो सकता है, जो क्या करेगा, केंद्रीय धातु परमाणु को क्या देगा, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी बंध कहा जाता है, और उपसहसंयोजी बंध के साथ जुड़ता है, वो हमारे पास लिगेंड हो गए। तो हम इसको सिंपल ये भी कह सकते हैं, एक लाइन में जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड्स कहते हैं। शॉर्ट में कह सकते हैं, जो यहां से, जो यदि आपको ज्यादा लंबा लगे, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सॉरी, लिगेंड्स कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लिगेंड्स कहा जाता है, ठीक है ना। ये है बेटा लिगेंड्स। दूसरा है शून्य कोटि का मात्रा क्या होता है बेटा, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है उसका मात्रा क्या होता है, जल्दी से बताओ, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया है उसका मात्रा क्या है। देखो याद रखना, ये मैं काफी दिनों तक पूछूंगा आप लोगों से, है ना। इसका मात्रक होता है बेटा, देखो मोल, ठीक है ना, मोल और पर लीटर पर सेकंड, है ना, पर लीटर पर सेकंड, आई थिंक मुझे ऐसे ही ध्यान है, ठीक हो, ये आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। तो याद रखना आपको, इसका जो मात्रक होगा ये होगा मोल, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा इसका मात्रक, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो इस प्रकार से इसका मात्रक हो सकता है, ठीक है। ये किसके लिए है, ये तीन ही है यहाँ पर, एक जो आपकी सिलेबस में दिए हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, दूसरा हमारे पास दे रखा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। देखो इसमें मैंने कहा था समय का इनवर्स होगा, समय का इनवर्स होगा, समय का इनवर्स इस प्रकार से लिखा जाता है बेटा, समय का इनवर्स, ये हमारे पास क्या होगा, प्रथम कोटि का
मात्रक होगा। इसमें सेकंड इनवर्स हो सकता है, आवर इनवर्स हो सकता है, मिनट इनवर्स हो सकता है। माना कहीं पर सेकंड इनवर्स दे रखा है, मिनट आवर इनवर्स दे रखा है और मिनट इनवर्स दे रखा है ना, तो हम इसको सेकंड इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं याद रखने के लिए, है ना, क्योंकि जब सेकंड इनवर्स है तो ये आवर इनवर्स भी हो सकता है, ठीक है ना, मिनट इनवर्स भी हो सकता है। तो ये सिंपल है प्रथम कोटि का। और जो द्वितीय कोटि का है, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा हमारे पास यहां पर होगा मोल, यहां पर इनवर्स, लीटर पर सेकेंड, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा, मोल इनवर्स हो जाएगा और लीटर होगा, फिर पर सेकेंड होगा। तो थोड़े से अंतर है इन दो तीनों में, ठीक है ना। देखो यहां पर मोल इनवर्स है, मोल की घात -1 है, लीटर पे कोई घात नहीं है, और सेकेंड इनवर्स। वहां जो शून्य कोटि का था वो उसमें क्या था, मोल था, मोल पे कोई घात नहीं थी, लीटर इनवर्स था और सेकेंड इनवर्स था। बस ये याद रखना है ना। तो शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के मात्रक, ये मात्रक पूछे जाते हैं, है ना। ये बहुत बार पूछे गए तो इसलिए मैंने। अब उसके बाद है बेटा न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोसाइड्स किसे कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। हमने डीएनए आरएनए पढ़े, हमने क्या पढ़ा? डीएनए और आरएनए। इनमें हमने क्या क्या चीजें पढ़ा? डीएनए में हमने पढ़ा एक तो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न्यूक्लिक क्षार होते हैं। क्या क्या होते हैं बेटा? न्यूक्लिक क्षार, न्यूक्लिक क्षार क्या क्या होते हैं याद होगा आपको, कौन कौन से हो सकते हैं? बेस कौन कौन से होते हैं इसमें? प्यूरिन एंड पिरिमिडीन तो सुना होगा, और प्यूरिन एंड पिरिमिडीन भी क्या होते हैं? ये भी न्यूक्लिक क्षार होते हैं, उनको दो कैटेगरी की गई थी। एडेनिन हुआ, ग्वानिन हुआ, साइटोसिन हुआ और थाइमिन हुआ, यूरेसिल भी कह सकते हैं। ये चारों के चारों क्या है हमारे पास? न्यूक्लिक क्षार है। क्या बोलते हैं उनको? न्यूक्लिक क्षार। दूसरा हमने पढ़ा है इसमें क्या होता है? सुगर होता है, शर्करा होती है। डीएनए की जब संरचना पढ़ रहे थे वो हमने शर्करा पढ़ी, और एक कैसी शर्करा थी? पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा था इसमें फॉस्फेट अणु होता है, फॉस्फेट, है ना, एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते हैं। ये तीन चीजें होती इसमें, न्यूक्लिक क्षार हो गया, शर्करा हो गया, फॉस्फेट मॉलिक्यूल हो गया, ये तीन चीजों। और इन तीन चीजों से न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? देखो यहां पर से, है ना, ये देखो जब क्या कह रहा है कि जब एक नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी बेस, है ना, नाइट्रोजन बेस, जैसे जैसे एडेनिन हो सकता है, ग्वाइनिन हो सकता है ना, एडेनिन और ग्वाइनिन, है ना, या हम कह सकते हैं न्यूक्लिक क्षार हो गया, या सॉरी नाइट्रोजनी क्षार हो गया, और एडेनिन हो गया और ग्वाइनिन हो गया, एक पेंटोज शर्करा के साथ जुड़ता है। इसमें क्या हुआ? इनमें से एक और पेंटोज शुगर, ये दोनों जुड़ जाए तो वो क्या कहलाता है? तो बनने वाली जो इकाई होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड्स। तो यहां पर हम न्यूक्लियोसाइड्स में क्या आएगा? देखो ये शॉर्टकट है। न्यूक्लियोसाइड में दो चीजें होंगी, नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा। जब हमारे पास न्यूक्लियोसाइड पूछा जाएगा तो इसमें क्या होगा कि यहां पर हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजनी, जब एक नाइट्रोजनी क्षारक क्षारक जैसे एडेनिन ग्वानिन एक पेंटोज शर्करा से जुड़ता है तो बनने वाली इकाई क्या होगी? न्यूक्लियोसाइड्स होती है। तो बनने वाली इकाई क्या होगी? न्यूक्लियोसाइड्स। या न्यूक्लियोसाइड क्या किसे कह सकते हैं? नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा के जुड़ने से जो प्राप्त हमारे पास इकाई होगा उसे हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या हुआ? न्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा बेटा? देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा, इस न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट अणु जुड़ जाए, न्यूक्लियोसाइड में क्या है? न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा है ना, तब वो न्यूक्लियोटाइड्स हो जाएगा। देखो अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या होने हैं? न्यूक्लियोटाइड्स में देखो, जब न्यूक्लियोटाइड्स, देखो न्यूक्लियोसाइड
ये है न्यूक्लियोसाइड जो हमने अभी पढ़ा। जब एक न्यूक्लियोसाइड में शर्करा के 5 कार्बन, जो शर्करा के जो 5 नंबर वाला कार्बन है, पर फॉस्फेट अम्ल का अणु जुड़ जाता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। या सिंपल हम कह सकते हैं, देखो न्यूक्लियोटाइड बराबर क्या हुआ, नाइट्रोजन क्षारक हो गया, शर्करा हो गया, फॉस्फेट समूह हो गया। तो ये हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड्स। पूछा जाता है बेटा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इनको अलग अलग किया हुआ है ना। न्यूक्लियोटाइड समझ में आ गया होगा। ये याद रखना थोड़ी सी हल्का सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, लेकिन यदि आप लोग एक बार दिमाग में बिठा दो, न्यूक्लियोसाइड का मतलब हो गया, देखो न्यूक्लियोसाइड, एस से रखो शुगर, एस से रखो शुगर याद, और न्यूक्लिक, देखो न्यूक्लिक जो हमारे पास नाइट्रोजनी क्षारक, यहाँ पर नाइट्रोजनी क्षारक और शुगर, न्यूक्लियोटाइड्स। अब टाइड से क्या हो जाएगा, ट्राइड से यहाँ तीन रखो याद, तीन माने इसमें 3 चीजें जुड़ी हुई है ना। ये न्यूक्लियोटाइड जैसे हम याद रखेंगे ना, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना। तो टी से याद रखो, टी से 3 चीजें जुड़ी बस, अब बाकी इसमें 2 ही होंगे, तो 2 कौन सी होगी, नाइट्रोजन क्षारक शुगर, है ना। और टाइड से याद रखना नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा और फॉस्फेट समूह, ये तीनों चीजें जुड़ी होंगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स कहेंगे। यहाँ कंफ्यूजन होता है ना, तो जब टी लगा होगा तो टी से 3 रखना याद, बस 3 जुड़ने वाला, बट न्यूक्लियोटाइड है ना, न्यूक्लियोसाइड ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। हमें याद तो रहता है कि नाइट्रोजन क्षारक है, शर्करा है और फॉस्फेट अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इनमें कौन सा न्यूक्लियोसाइड है और कौन सा न्यूक्लियोटाइड्स है, ये कंफ्यूजन होता है। तो हम याद रखेंगे न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें जुड़ी होती, बस ये याद रखें, टी से ट्राई 3, ठीक है। तो ये है बेटा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स। अब इनमें देखो, इनमें अंतर भी है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड्स में, है ना। न्यूक्लियोटाइड देखो, इसके घटक कौन कौन से हैं, इसके घटक यदि न्यूक्लियोसाइड में देखेंगे तो न्यूक्लियोसाइड में क्षारक और शर्करा होती है। क्षारक कौन सा, नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड्स में 3 होंगे, नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा और फॉस्फेटिक अणु होंगे। ठीक, क्लियर हुआ। इनकी प्रकृति कैसी होती है, नेचर कैसे होता है, तो नेचर यदि देखेंगे तो इसका थोड़ा क्षारीय होगा और यह क्या होगा, अम्लीय होगा, ये एसिडिक नेचर होगा। न्यूक्लियोटाइड एसिडिक नेचर और ये कैसा, बेसिक नेचर होगा, ठीक है ना। ये अम्लीय होगा और ये क्षारीय होगा। इस प्रकार से भी इनको याद रख सकते हैं, ठीक है ना। ईंधन सेल क्या है बेटा, ईंधन सेल भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ईंधन सेल जो होते हैं, यहां पर जब हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया होती है, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं और सीधे इससे विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त होती है ना। तो इसमें क्या होगा, ये जो सेल बनाए जाते हैं, देखो ये एक ऐसी तकनीक है जो क्या करता है, जिसमें रासायनिक ऊर्जा मुख्य रूप से हाइड्रोजन से, जो हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस से सीधे क्या होगा, विद्युतीय ऊर्जा प्राप्त होती है। जो हमारे पास क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन गैस है बेटा, देखो ईंधन सेल में क्या होगा, ईंधन सेल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां पर जो हाइड्रोजन गैस है, मुख्य रूप से रासायनिक ऊर्जा क्या होगा, हाइड्रोजन गैस से सीधे किस में परिवर्तित हो जाता है, जो हाइड्रोजन गैस है इससे सीधे विद्युतीय ऊर्जा में बदल जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। जो हाइड्रोजन होता है, तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा बना लेते हैं, तो उसको ईंधन सेल कहा जाता है। और ये जो है क्या होता है, एक बैटरी की तरह काम करता है, लेकिन इसे बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं होती है। इसको हम क्या नहीं करते, बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस सबसे बढ़िया ये है ना। और जब तक इसे ईंधन ऑक्सीजन मिलता रहेगा तब तक बिजली बनाता रहेगा। इस सबसे बड़ी बात इसमें है कि जब तक इसको क्या मिलेगी, जब तक इसको ऑक्सीजन मिलती रहेगी तब तक ये क्या करेगा, बिजली बनाता रहेगा। और इससे सबसे बढ़िया बात है कि इससे बहुत सारे फायदे होते हैं।
इसमें हाइड्रोजन से बनता है, हाइड्रोजन से सीधे जो है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा बनाती है ना, उसको हम बोलते हैं ईंधन सेल। हाइड्रोजन जो प्रकृति में हाइड्रोजन गैस होती है उससे सीधे क्या होगा, विद्युत ऊर्जा बनती है और ये बैटरी की तरह काम करेगा, लेकिन ये बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती इसको, ठीक है ना। जब तक इससे ईंधन मिलता रहेगा, ऑक्सीजन मिलता रहेगा, तब तक बिजली बनाता रहेगा। सबसे बढ़िया बात तो ये। और इसकी सबसे मजेदार कंडीशन ये है बेटा कि ये क्या है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है, कैसे कैसे काम करता होगा। इसमें इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे सामान्य ईंधन सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल, या हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोजन ईंधन सेल को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल भी कहा जाता है ना। और इसकी जो प्रक्रिया है कैसे बनता होगा इसमें, है ना। यहाँ एनोड पर क्या होता है, यहाँ एनोड पर हाइड्रोजन गैस डाली जाती है ना। और हाइड्रोजन के जो अणु हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में टूट जाते हैं। और कैथोड पर क्या होता है, हवा ऑक्सीजन ली जाती है। इलेक्ट्रॉन एक बाहरी सर्किट से क्या करता है, गुजरता है, जिससे बिजली पैदा होती है। और इसमें क्या होगा, अंत में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलकर के H2O और साथ साथ में गर्मी बनाते हैं, यानी कि ऊर्जा बनाते हैं। देखो बेटा यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ करके क्या बना दिया इन्होंने बना दी, एक तो पानी बनाया और दूसरा बिजली बनाया। कितना मजेदार है। देखो इस प्रोडक्ट में क्या हो रहा है, एक तो किसी प्रकार का इसीलिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा ईंधन सेल क्या है, तो ईंधन सेल आपको कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल को भी ईंधन सेल कहा जाता है। और ये देखो जो रासायनिक ऊर्जा यानी कि हाइड्रोजन सीधे जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। ये बैटरी की तरह काम करता है, इसे बार बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब तक इसमें ईंधन ऑक्सीजन मिलता रहेगा, है ना। यह बिजली बनाता रहेगा, ये क्या करेगा, बिजली बनाएगा। इसमें देखो क्या चीजें हुई, इसमें सबसे बढ़िया एक काम क्या हुआ, एक तो पानी बन रहा है ना, इसकी रिएक्शन देख लो। इसमें क्या हुआ कि दो हाइड्रोजन 2H2 प्लस ऑक्सीजन मिला और इसने 2H2O बनाया और प्लस ऊर्जा, दो चीजें बन गई, है ना। अब यहां देखो बेटे ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, ईंधन सेल के क्या लाभ हो सकते हैं, पहले लाभ क्या क्या है इसके। देखो ये तो एक तो प्रदूषण मुक्त है, इससे किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता, तो सबसे बढ़िया ये है कि ये प्रदूषण होगा नहीं, है ना। इसमें धुआं नहीं निकलता है, केवल क्या निकलता है, जल वाष्प निकलती है ना, वाटर वेपर निकलता है। इसलिए यह क्या है, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माना जाता है ना। दूसरा क्या होता है, इसकी उच्च दक्षता होती है। उच्च दक्षता का मतलब हाई इफिशियंसी है ना। सामान्य इंजन की तुलना में कहीं अधिक कुशलता से बिजली बनाता है, मतलब बहुत अधिक इसकी दक्षता, मतलब बहुत अच्छी बिजली बना लेता है। तीसरा यदि देखेंगे, तीसरा क्या बेटा, इसमें शांत संचालन होता है, इसमें हिलने डुलने या पुर्जे वाले पुर्जे नहीं होते हैं, इसलिए बिना शोर के काम करता है, इसमें आवाज भी नहीं होती, ठीक है ना। और इसका उपयोग क्यों जरूरी है, इसका उपयोग होता है जैसे जो अंतरिक्ष यान होते हैं, अंतरिक्ष यान जैसे नासा हो गया, नासा के अपोलो मिशन में इसका उपयोग बिजली और अंतरिक्ष यात्रियों को पीने के लिए पानी के लिए किया गया था। देखो इसमें एक तो बिजली बनती है, जब अपोलो मिशन हुआ था, नासा का जो अपोलो मिशन हुआ था, है ना, उस समय इन्होंने क्या किया कि जो साइंटिस्ट वहां गए थे, तो वहां पर अंतरिक्ष में बिजली चाहिए, तो बिजली बनाने के लिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा एक हाइड्रोजन ले जाओ और ऑक्सीजन ले जाओ, ठीक है ना, अलग अलग उस रिएक्शन कर रहे थे, तो ये हाइड्रोजन सेल बनाया और उससे क्या हो रहा था, बिजली बन रही थी। और दूसरा क्या हो रहा था, H2O बन रहा था भाप के रूप में, और उन्होंने क्या किया, उस भाप को ठंडा किया और पानी पीने के काम आ गया उनके, उन्होंने पानी बना दिया अपने लिए, पीने के लिए पानी, क्योंकि पानी वहां मुश्किल से मिलेगा, तो पानी भी बन रहा था, पानी बन रहा था और साथ साथ में बिजली भी बन रही थी, दोनों काम एक साथ हो रहे थे। दूसरा परिवहन,
आजकल हाइड्रोजन से चलने वाली बसें और कारें विकसित की जा रही हैं, अभी बनी नहीं है ना, की जा रही है लेकिन अभी बनी नहीं है ना। बैकअप पावर अस्पतालों और डेटा सेंटरों में आपातकालीन बिजली के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो बेटा, इसका इतना अच्छा रिजल्ट है लेकिन इसको बनाते क्यों नहीं होंगे? जब इतना अच्छा है तो क्यों ईंधनी सेल जो बनाए, है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पानी भी बनता रहेगा। इसकी दो चीजें हैं, इसकी कॉस्ट बहुत महंगी होती है, ये बहुत महंगा हमारे पास सेल बनेगा, है ना। तो इसकी विशेषताएं आपको केवल अभी तक जो पूछा गया है वो यहाँ पे पूछा गया ईंधन सेल क्या है, तो आप लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल को ईंधन सेल भी कहते हैं, और ये परिभाषा लिख सकते हैं। क्लियर? और ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर सकते हैं तो उसमें क्या आएगा, ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं इसके, ठीक है ना, इन रिएक्शनों को भी लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, तो हम इतनी चीजें इसमें लिखनी, ज्यादा नहीं लिखना है। और जब आपके पास इसका उपयोग पूछा जाए, इसकी कार्य प्रणाली पूछी जाए, तब अलग अलग पार्ट में हम इसको लिख सकते हैं। इसलिए मैंने सारी चीजें लिखी, कार्य प्रणाली क्या है उसकी, है ना। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है ना, ईंधन सेल के लाभ क्या है, लाभ 3 है इसमें, उपयोग कहां पर उपयोग होता है, ये तीनों उपयोग हो गए, है ना। लूकास अभिकर्मक क्या है बेटा? लूकास अभिकर्मक आप लोग सब जानते हैं क्या होता है। लूकास अभिकर्मक जल्दी बताओ। ये मैक्सिमम रिवीजन क्लास है बेटा, इसमें कोई चीज हम नई नहीं पढ़ाएंगे आप लोगों को, सारी चीजें वही पढ़ाएंगे जो मैक्सिमम आप रिवीजन कर सके, जो आपको यही याद हो जाए। बताओ लूकास अभिकर्मक क्या है? ZnCl2 और इसके साथ सांद्र HCl निर्जल ZnCl2। वेरी गुड, ठीक है ना। यहाँ पर होगा सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2। यहाँ पर हम लेंगे सांद्र, ये सांद्र है बेटा, है ना, कंसंट्रेट को हम सांद्र लिख सकते, सांद्र HCl हो गया और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण। ये किस काम आता है, क्या प्रयोग करते हैं इससे, क्या काम करते हैं बेटा? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं, भी ये ध्यान रखना कहाँ प्रयोग करते हैं इसका, है ना। दूसरा हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या है बेटे? हिंसबर्ग अभिकर्मक बेंजीन रिंग के ऊपर SO2Cl। वेरी गुड, है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर SO2Cl, ये है हमारे पास हिंसबर्ग रिएजेंट। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? इसका नाम क्या बोलते हैं? जो यहाँ पर रिंग बनी हुई है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेंजीन। इसको तो सभी जानते हैं, बेंजीन, है ना। बेंजीन ऊपर SO2 है, इसको बोलते हैं सल्फोनिल, सल्फोनिल, है ना। और Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, ये सल्फोनिल हो गया और ये क्लोराइड हो गया, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इसका नाम भी हम। इसका उपयोग कहां पर करते हैं बेटा? इंपॉर्टेंट ये है कि इसका उपयोग कहां कर सकते हैं, कहां पर करते हैं? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अमीन में अंतर, यहां पर अमीन है, इन अमीन में अंतर ज्ञात करने के लिए हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की क्रिया करवाते हैं, ठीक है ना। जिसमें एक में गायब हो जाता है, एक में विलय हो जाता है, एक में अविलय रहता है और दूसरे में कोई क्रिया नहीं करता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है बेटा? इसका सूत्र बताना आपको। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसको हम जनरली RMgX कहते हैं, और हो सकता है कि आपसे वो CH3MgBr पूछ ले, जैसे पिछली बार पूछा था CH3Mg और Cl पूछा हुआ था,
फीविक्रिक नाइट्रोजन हो सकता है ना। तो ऐसी कंडीशंस किसी भी चीज़ों को पूछ सकता है, ठीक है ना। RMGX बायर अभिकर्मक क्या है? बायर, ये वीयर अभिकर्मक भी लिखा रहता है कहीं पे, वीयर अभिकर्मक या वायर अभिकर्मक है, किसे कहते हैं? ये अभिकर्मक नया बताया मैंने आपको, और एक दिन बताया था, ये होता बेटा क्षारीय KMnO4, क्षारीय KMnO4। ये छोटी छोटी चीजें आएंगे आपके पास क्वेश्चन। फेलिंग सॉल्यूशन, इसका इसका सूत्र बताओ फेलिंग विलयन का। जो फेलिंग विलयन होता है वो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड। अच्छा टॉलन अभिकर्मक बताओ। टॉलन अभिकर्मक मैंने बताया आपको, क्या होता है टॉलन अभिकर्मक? जल्दी बताओ बेटा, टॉलन अभिकर्मक। याद रखना, AgNH3 की, देखो यहां पर लेंगे Ag हमने लिया, और NH3 और इसकी होल ट्वाइस लेना है, और इसको बड़े ब्रैकेट के अंदर बंद करना है, और OH लेना है। ये है टॉलन अभिकर्मक। जनरली हम इसको Ag2O भी कहते हैं, है ना। लेकिन टॉलन अभिकर्मक का फॉर्मूला है। बनता किससे होगा? बनेगा किससे? ये बनेगा जब हम सिल्वर नाइट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। सिल्वर नाइट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं और एक्सेस में डालते हैं, अधिक मात्रा में डालेंगे। क्या करेंगे? अधिक मात्रा में डालेंगे। सिल्वर नाइट्रेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब हम अधिक मात्रा में डालेंगे तो हमारे पास ये बन जाता है टॉलन अभिकर्मक। ये पूछा जाएगा बेटा टॉलन अभिकर्मक के लिए, है ना। और वैसे भी रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है ना। ये टॉलन अभिकर्मक अपचेत करता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। यह अपचेत होता है, किससे होता है? नर्स समीकरण। क्या है बेटा नर्स समीकरण? नर्स समीकरण हमने कल पढ़ी थी, है ना। और देखो ये हमने थोड़ा डिफरेंट कर दिया इसको। नर्स समीकरण को इस बार ऐसा लिख लिया कि ई सेल बराबर ई नोट सेल और माइनस RT अपॉन NF, RT अपॉन NF लेन M अपॉन MN पॉजिटिव। ये मेटल होगा और मेटल की जो आयन होगा उसका पॉजिटिव आएगा, ठीक है। ये सेल का एक शुरुआती रूप था। लेकिन जब हमने देखा कि टेम्परेचर लिया, हमने कहा 25 डिग्री सेल्सियस पर, है ना, 298 केल्विन, जिसको हम 298 टेम्परेचर हो गया। R का मान भी लिया, रिडवर कांस्टेंट लिया, और F का मान भी। F बराबर क्या होता है बेटा? फैराडे। एक फैराडे का मान कितना होता है? कितना होता है बेटा? यदि हम इसको देखेंगे तो ये होता है 96,500 कूलम। एक फैराडे बराबर इतना होता है। ये सारी वैल्यू को जब हम यहाँ पर रखते हैं मानक अवस्था पर, तो देखो मानक अवस्था पर हम इस वैल्यू को रखेंगे तो तब हम क्या लिखते हैं इसको? देखो पहले इसको लॉग के फॉर्म में लिया, यहाँ देखो लिन है, लिन को हमने लॉग 10 बेस लिया, तो यहाँ 2.303 का गुणा करते हैं, जैसे वहां पर करते हैं हम किसमें? प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, ऐसे यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से NF हो गया। N की वैल्यू तो हम नहीं रख पाएंगे, लेकिन F की वैल्यू रख सकते हैं, है ना। F, R और T की वैल्यू, इन तीनों की वैल्यू जब हमने रखी, इन तीनों की वैल्यू रखने के बाद ये हमारे पास आ जाता है लास्ट। देखो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू हमारे पास है ही, R की वैल्यू रखी, T की वैल्यू रखी और F की वैल्यू रखी, तो उससे मल्टीप्लाई करके आता है ये वाली, ठीक है ना, ये E नॉट। तो तब हमारे पास आएगा इस टाइप से, और इसमें हम रिडक्शन ऑब्लिक ऑक्सीडेशन कर सकते हैं ना, यहाँ ऊपर वाला ऑक्सीडेशन अपन रिडक्शन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आ जाएगा। लूकास परीक्षण क्या है बेटा? ये तो आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, है ना। तो ये तो थे हमारे पास आज का छोटा सा रिवीजन, जिसको हमने पढ़ लिया। देखो कुछ अलग अलग पार्ट्स में हमने सारे लिखे हुए हैं। देखो रिएक्शंस के लिए भी लिखा हुआ है, ये जैसे न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी हमने करना है सॉल्व, है ना। न्यूमेरिकल में भी टाइम देंगे हम आप लोगों को। दूसरा पार्ट देखो, एक पार्ट हमारे पास अपूर्ण अभिक्रियाएं भी कुछ। चलो आज थोड़ा अपूर्ण अभिक्रियाएं, थोड़ा नए टाइप के टेस्ट लेते हैं। ये 2023 में पूछी गई थी, ये वाली रिएक्शंस 2023 में पूछी गई थी।
ये पूछा गया था, देखो, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों में रिक्त स्थानों में प्राप्त उत्पादों को उनके नामों और रासायनिक सूत्रों सहित लिखिए। यहां पर वो कह रहा है कि इस प्रकार से उसने दी थी, एक अभिक्रिया दी थी, ठीक है ना। और उस अभिक्रिया में क्या किया कि यहाँ पर इस टाइप से लिखा हुआ था, और फिर उसने कहा कि यहाँ क्या प्राप्त उत्पाद क्या होंगे, यहाँ पर और यहाँ पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, क्या बनेगा बेटा। जब हम इसे तो हम जानते भी हैं, CH3COCl है, और इस पर हमने S2 की रिएक्शन करवाई, और यहाँ पर लिया PDBSO4। इस रिएक्शन का नाम भी हम जानते हैं, क्या नाम है इस रिएक्शन का। इन तीन चीजों से हम पहचान सकते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी, और मेन तो ये है, रिडक्शन हो रहा है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, याद करो, कोई बात नहीं, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, बताओ तो बेटा मानसी, कौन सी रिएक्शन हो सकती है। तनीषा, रोजमुंड सर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अंकित ने बताया, ये है रोजेनमुंड, रोजेन रोजेनमुंड अभिक्रिया, है ना, ये रोजेनमुंड अभिक्रिया है बेटा। और यहाँ पर क्या बनाता है, देखो CH3 और क्या बनता है, CHO बनता है, और प्लस क्या होगा, HCl निकल जाएगा, ये एल्डिहाइड बनाता है। बस इतना ही करना था हमने, यहाँ पर क्या लिखना था, CH3CHO और प्लस HCl। 2023 में ये रिएक्शन पूछी गई थी, है ना। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, देखो ये वाली रिएक्शन, इसको भी हम जानते हैं, क्या बनेगा, किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा हो, क्या बनेगा। ये रिएक्शन काफी लंबी है, पहले हमने क्या करना है, ये इसके साथ KOH की रिएक्शन करवाते हैं, करवाई है हमने, है ना। KOH के बाद यहाँ पर NK आ जाता है, फिर CH3I की रिएक्शन करवाते हैं, फिर CH3 आता है, फिर लास्ट में H2 की रिएक्शन करवाते हैं, और कुछ बनता है, क्या बनेगा। ये भी 2023 में पूछी गई। ये थैलिक अम्ल बनता है, किसी को याद आ रहा है, नहीं है, CH3NH2 प्राइमरी अमीन, किस में बनता है, गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया, ये है बेटा गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया, गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया, जिस रिएक्शंस को गैब्रियल थैलिमाइड अभिक्रिया कहते हैं, वो पूछी हुई थी। देखो सारी नेम रिएक्शंस इस टाइप से नहीं कि जरूरी नाम से पूछी जाती हो, अब हमें इस टाइप से प्रैक्टिस भी करनी है, पहले तो हमें उनके नाम याद रखने हैं, ठीक है ना, और फिर इसी टाइप से वो रिएक्शन पूछी जाएंगी। 2023 में पूछा गया था, ये रिएक्शन पूछी गई थी। तो हमें कहाँ से पता लगा, देखो हमें पता है कि हमने क्या लिया, एक लेते हम गैब्रियल इस टाइप से लेते थे, है ना, गैब्रियल थैलिमाइड में C डबल बॉन्ड O लिया, और यहाँ C डबल बॉन्ड O, इसको समझना जरूरी, इंप्लीमेंटेशन आना चाहिए NH। फिर हम क्या करते थे, KOH की रिएक्शन करवाते थे, KOH की रिएक्शन करवाई तो फिर क्या हुआ, ये इस प्रकार से बना देते C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आता था, N और K आ जाता था, प्लस इसमें H2O निकल जाता था, है ना। फिर NK क्या करता था, फिर अगेन रिएक्शन करता है, देखो यहाँ पर पूरे उसने कैटालिस्ट दे रखे हैं, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये यहाँ पर NK हुआ, प्लस इसमें किसकी रिएक्शन करवाते थे, CH3I की रिएक्शन करवाते थे, तो इसमें क्या होगा, KI निकल जाता था, है ना। यहाँ पर बेंजीन रिंग होगा, और बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आएगा N और CH3, और प्लस इसमें KI निकल गया। फिर हम क्या करते थे, फिर इस पर H2O की रिएक्शन करवाते, देखो H2O, और एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में,
तो ये तो बन जाता था थैलिक अम्ल, ये वाला ये थैलिक अम्ल बन जाता, ये पूरा का पूरा दोनों इतना इन दोनों जगह पर OH जुड़ करके बना लेता था। यहाँ क्या बनेगा, ये CH3NH2 बन जाता, प्राइमरी अमीन्स बनाने की विधि थी। इसलिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पहले कई बार उन्होंने पूछा कि गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया द्वारा कौन से बनते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, उससे पहले ये पूछा हुआ था। तो यहाँ पर हमें पता है कि जो गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया है 1 डिग्री अमीन्स और रिएक्शन सी है, ठीक है। तो इस प्रकार से समझ सकते हो, ये आपको अब इस टाइप से भी पढ़ना है। और रिएक्शन भी है, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये भी 2023 में पूछा गया, इसे भी आप लोग पहचानते जानते हैं, नेम रिएक्शन है ये भी। कौन सी है, कैनिजारो। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या बनता है बेटा, कैनिजारो अभिक्रिया में 2 चीजें बनती हैं, बहुत बढ़िया, अच्छा बता दो। CH3OH। बहुत बढ़िया। एक तो अल्कोहल बनता है इसमें, है ना, एक तो बनेगा अल्कोहल CH3OH बनेगा, और एक बनेगा फॉर्मेट SCOONA, है ना। तो देखो SCONA बना हुआ है, यहाँ पर हम CH3 लिख लेंगे, CH3OH, ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया, ये कैनिजारो अभिक्रिया, हमें ऐसे पहचानना है। अब देखो ये वाली रिएक्शंस, ये भी 2023 में पूछी गई। क्या होता है, देखो हमारे लिए आसान हो जाएगा, रिएक्शंस को हम समझेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना है बस, क्या करना है। ये कैल्शियम एस्टेट है, इसको गर्म करना है, ये नेम रिएक्शन नहीं है, मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है, ये नेम रिएक्शन नहीं है। कैसे बनेगा, हमने ऐसे ही प्रैक्टिस करनी प्रत्येक रिएक्शन से, ठीक है ना, कि वो किसी फॉर्म में भी आए, किसी रूप में भी आए, आती रिएक्शन वही है, लेकिन केवल उसका फॉर्म चेंज कर देते हैं। पूछ लेंगे आपको क्या होगा जब हम जो है कैल्शियम एस्टेट को गर्म करेंगे। अब देखो कैल्शियम एस्टेट यही है ना, ये कैल्शियम एस्टेट है और इसको गर्म करना है। ऐसे पूछ सकते हैं क्या होगा जब हम कैल्शियम एस्टेट को गर्म करते हैं, है ना। तो गर्म करने पर एक तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, देखो CH3 और COO, यहाँ पर भी COO 2 बार है ना, इतना तो 2 बार है, और इन दोनों से लगा हुआ कैल्शियम। देखो यदि हम जनरल नहीं आ रहा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर दिया हुआ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि Ca और CO3, ये निकल गया, देखो CaCO3 निकल गया, Ca और C के साथ 3 ऑक्सीजन। अब बचा क्या हमारे पास, एक तरफ CH3 और दूसरी तरफ CH3, और एक बचा हुआ CO, तो इनको मिला दो, क्या बनाए, हमें रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे उसने आधा सॉल्व कर रखा था, हमने उसमें से देखा ये निकल गया, तो यही तो बचेगा CH3CO CH3, और इसको हम क्या बोलते हैं, देखो बेटा एसीटोन। बिल्कुल, वेरी गुड। देखो ये देखो, रिक्त स्थानों में प्राप्त उत्पादों को उनके नाम और रासायनिक सूत्रों सहित लिखिए। तो रासायनिक सूत्र तो आपने लिख लिया, इसका नाम भी लिखना है, इसका नाम है एसीटोन, तभी पूरा नंबर मिलेगा। ये 2 पार्ट में है, देखो प्राप्त उत्पादों को उनके नाम और रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र तो आपने लिख लिया था, नाम लिखना कंपलसरी है, तभी जाकर के आपको नंबर मिलेंगे, है ना। जैसे हमने इससे पहले भी देखा, तो मेथिलामीन लिखना जरूरी है, यहाँ पर एसीटोन लिखना जरूरी है ना। इस प्रकार से उनके नाम लिखने कंपलसरी बेटे, तभी 1 नंबर का है तो आधा आधा नंबर मान के चलो, आधा नंबर उसके रासायनिक सूत्र से और आधा नंबर उसके नाम से। ये क्या है बेटा, पूर्ण कीजिए इसको, ये अभिक्रिया पूरी करनी, ये 2022 में पूछी गई थी। ऐसे करके हमने सारी रिएक्शनों को ले रखा है, क्या होगा बेटा, यहाँ 3 कंपाउंड बनेंगे, देखो 1 2 3, 3 जगह छोड़ रखी इसने। तो यहाँ देखो एक तो बनेगा H2O, एक तो H2O बन गया, एक बनेगा CO2, देखो CO2 बन गया, अब क्या बचा 2Ag,
H2O CO2 और 2H, ये बन गया। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो ये सारी रिएक्शन हमें ऐसे ही देखनी है ना। ये कोई ये टॉल अनाभिकर्मक है, जिसको हमने क्या लिखा था, AgNH3 की होल ट्वाइस और ब्रैकेट बंद लिख किया था और OH लिखा था, है ना। ये हमारे पास टॉल अनाभिकर्मक होता है, इसको हम टॉल अनाभिकर्मक के रूप में भी कहते हैं। अब देखो ये कह रहा है, ये दूसरी रिएक्शन देखिए, और यहाँ क्या लिखा, P2O5। जब हम गर्म करते हैं तो ये H2O निकाल देता है। P2O5 जहां पर होगा, जैसे दो मॉलिक्यूल है ना, देखो CH3CO एंड CH3COO, ये दोनों H है ना। यहाँ से देखो H2O तो निकालेगा, बस क्या बना, ये एसिटिक एनहाइड्राइड बना रहा है। देखो CH3CO एंड CH3CO, और ये दोनों ऑक्सीजन से एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस H2, ऐसे बन जाएगा। तो ये सारी रिएक्शन है बेटा। देखो 2022 में क्या पूछा गया, 2000 इसी टाइप से हमने पूरी रिएक्शनों को लिया हुआ है। ये अपूर्ण रिएक्शन है जो पूरा करने के लिए। अभी मैं और रिएक्शनें भी आप लोगों को अलग अलग पार्ट में करवाऊंगा, एक साथ इसलिए नहीं करवा रहा हूँ, देखो ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, ताकि आपको याद रह जाए कौन सी रिएक्शन किस प्रकार से, सारी की सारी है। ग्लूकोज वाली पूछी हुई है ना। तो ये सारी अपूर्ण रिएक्शन है बेटा, इनको हम कल याद कर लेंगे इसको, ठीक है। इसमें एक पार्ट और था जो हमें याद करना ही था। गुड। निशा बेटा तुम आप ज्वाइन कर रहे हो क्या? निशा आप ज्वाइन कर रहे हो बेटा? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ये पूछा जाता है, परायूरेनियम तत्व किसे कहते हैं? परायूरेनियम तत्व बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, कि परायूरेनियम तत्व किसे कहते हैं। और सरल परिभाषा है इसकी, परिभाषा भी बहुत सरल है। परायूरेनियम तत्व किसे कहते हैं? तो ये देखो यूरेनियम के बाद, तो यूरेनियम के बाद, यूरेनियम 92 के बाद आने वाले तत्वों को परायूरेनियम तत्व कहते हैं। बस एक ही लाइन है, परायूरेनियम तत्व किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि यूरेनियम 92 के बाद आने वाले जो तत्व हैं उसको हम क्या बोलेंगे, परायूरेनियम तत्व कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन था बेटा इसमें, म्यू क्या, ये देखो म्यू कहा जाता है, किसको कहा जाता है? केवल ये दे रखा म्यू, क्या होता है बेटा? ये हमने कुछ पहचाना सा लग रहा है। इसको कहते हैं बोर मैग्नेटोन, इसको हम बोर मैग्नेटोन कहते हैं। BM के नाम से है ना, ये साइंटिस्ट का नाम है BM, है ना, बोर मैग्नेटोन। और इसका उपयोग हम कहाँ करते होंगे? देखो म्यू चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखिए, इसको हम चुंबकीय आघूर्ण भी कहते हैं ना, ये देखो बोर मैग्नेटोन भी कहते हैं और साथ साथ में चुंबकीय आघूर्ण भी है ना। चुंबकीय आघूर्ण निकालने, इसका सूत्र क्या होता है? देखो BM, इसको देखो बोर मैग्नेटोन म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट, यहां पर आएगा N और N+2, ये हमारे पास आएगा, ये फॉर्मूला होता है बेटा। और इससे हम चुंबकीय आघूर्ण निकालते हैं। किसी भी कोई भी हमारे पास एलिमेंट है, मान लीजिए हमने Cu2 पॉजिटिव का निकालना है, तो यहाँ N क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। N क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रखेंगे उनकी वैल्यू रखेंगे और उसके आधार पर हम क्या निकाल लेते हैं, चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेते हैं, है ना। या हम कहते हैं इसको मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट हम इससे निकाल सकते हैं, इस प्रकार से। चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र हमें मालूम हो गया। शून्य कोटि की अभिक्रिया, देखो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक की याद कीजिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग, ये देखो परिभाषा ध्यान रखना, शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घातांक के समानुपाती होता है, शून्य घातांक के समानुपाती होता है। ये परिभाषा याद रखनी बेटा आप लोगों को, जब वेग व्यंजक हम निकालेंगे, है ना। तो हमें R मालूम है, R से हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, है ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। और जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो ये इस टाइप से निकाला जाता है। दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास इस टाइप से आ जाता है, जिसको हम की R के बराबर लिखते हैं, ठीक है ना। ये देखो डेल्टा R, ये दोनों बराबर हो गए। अब जब R नोट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो यहां से क्या होगा, जब R नोट इज इक्वल टू 1 होगा, तो
तो ऐसी दशा में आर क्या होगा, 1 के बराबर होगा, जिसका मान 0 हो सकता है, जिसको हम गायब कर सकते हैं। तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से dt से इसको कहाँ, यहाँ लेके आएंगे। देखो dt यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, dt यहाँ पहुंच गया, ठीक है ना। फिर माइनस का चिन्ह हम इधर ले सकते हैं। फिर क्या होगा, समाकलन करेंगे इसका। जब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू ये आ जाएगी। देखो इसका जो समाकलन वैल्यू होगी वो डी आर होगा, है ना। और यहाँ पर होगा कि इसकी आ जाएगी, और समाकलन का चिन्ह हमारे पास ऐसे होता बेटा, है ना, समाकलन का चिन्ह ऐसे लगा सकते हैं इसमें। यहाँ से क्या होगा, इस वैल्यू से थोड़ा बता ही देता हूँ, ये रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से क्या हुआ, हमने इसका समाकलन किया, ये समाकलन करने पर समाकलन किया तो इसकी वैल्यू ये आ गई, है ना। इसकी वैल्यू ये देखो, ये हमारे पास के तो वैसे था, ये टी की वैल्यू आ गई। और प्लस इसमें क्या होगा, प्लस इसमें आई होगा। आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। आई क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। फिर क्या करेंगे बेटा, इसमें यदि मान लीजिए हमारे पास t इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू r नॉट है, तो ऐसी दशा में क्या होगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखो जब हम देखो t इज इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू मैंने 0 रख ली, इस वाली इक्वेशन में रखा, है ना। और r की जगह क्या रख लिया, r नॉट रख लिया। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये तो सब 0 हो जाएगा, तो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास प्लस आई इंटीग्रेशन कांस्टेंट बराबर क्या आएगा, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। देखो उसके बाद जब हमारे पास इसका मान हम क्या करेंगे, प्लस आई के मान हम इस इक्वेशन में रखेंगे। देखो इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। तो हमने डी आर लिखा इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नोट लिया, ये इसका से प्लस आई से लिया, ठीक है ना। फिर क्या करते बेटा, हमने इसमें देखो एक्सचेंज हो जाएगा, ये वैल्यू होगी, फिर के टी इज इक्वल टू हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा, और लास्ट में ये हमारे पास आएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक था।